हेलो एवरीवन, इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे अगेन 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि हमने लिए हैं मनी एंड बैंकिंग से। मनी एंड बैंकिंग के सीरीज में स्टार्ट किया हूं क्लास, लेकिन मैं ये आप लोगों के लिए अब चैप्टर वाइज में मनी बैंकिंग में जो चैप्टर है हर चैप्टर से 25 या 50 क्वेश्चन आपको मैं बना के दूंगा। उसके थोड़ा समय टाइम चाहिए, लेकिन आज जो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ 25 क्वेश्चन, ये टोटल क्वेश्चन जो है पूरे मनी बैंकिंग के सिलेबस से। आगे से कुछ बच्चों की कमेंट थे, कुछ बच्चों की डिमांड थी कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंडिविजुअल चैप्टर से बनाएं, तो मैं आपको इंडिविजुअल चैप्टर से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लेके आऊंगा। उसके लिए थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपने पिछला 2 भी लेक्चर सीरीज 1 और 2 आपने देखा होगा। अगेन 25 क्वेश्चन और करते हैं तो हमारे पास 75 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगेन हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन की संख्या बढ़ाते जाएंगे और मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो पूरे सिलेबस से है। खास आपके सामने कौन सा क्वेश्चन आता है कि आप तभी समझ पाएंगे जब आपको पूरे मनी बैंकिंग के हर एक चैप्टर की नॉलेज होगी। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। पहले मैं उन 25 क्वेश्चन को दिखाता हूँ जो आपको मैं करा चुका हूँ, और ये जो 25 क्वेश्चन हैं आप देख सकते हैं 1 बाई 1 मैं ये 25 क्वेश्चन करा दिया हूँ। 50 क्वेश्चन आपको करा दिया हूँ सीरीज 1 और सीरीज 2 में। अब मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 51 पे आऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप देखिए क्या हो सकता है, और आपको अच्छी तरह से बढ़ा चुका हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्लास आपको उस क्वेश्चन की थ्योरीज या उस क्वेश्चन के जो कंसेप्ट है क्लियर होना चाहिए। तो क्या बेटा मैं आप लोगों को समझ सकता हूं कि ये क्वेश्चन जो आपको 51 है इसको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन की फ्रेमवर्क की समझ में आ रही है, इसका आंसर क्या होगा बता सकता कोई? कह रहा है कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट फिजिकल कंपोनेंट। तो आपको पता है कि जो हमारा ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है ये क्या रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जैसे कि MB इक्वल टू MD इक्वल टू PT आपने पढ़ा था। तो बेसिकली ये रिलेशनशिप क्या दिखाता है क्लास, किस में दिखाता है? आउटपुट में, प्राइस में, मनी सप्लाई में, वेलोसिटी में। तो बेसिकली कहना चाहता है कि ये रिलेशनशिप क्या दिखाता है। इन ऑप्शन को पढ़िएगा तो मैं आपको सीधे बता रहा हूँ क्लास, टाइम इतना नहीं है। इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? अनएम्प्लॉयमेंट की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। रियल इंटरेस्ट रेट की बात तो होती है, लेकिन रियल आउटपुट की बात होती है, लेकिन यहाँ पर प्राइस भी है तो प्राइस नहीं लिया हुआ है। तो बेसिकली फिलिप्स कर की बातें नहीं है यहाँ पर है। मनी सप्लाई एंड अनएम्प्लॉयमेंट की बात ही नहीं है, इसको फिलिप्स कर लेता है। वैल्यू ऑफ मनी एंड प्राइस गोल्ड के बारे में लेता है। कहने का मतलब मेरा पहला ऑप्शन सही हो रहा है। क्यों सही हो रहा है? कहा जाता है क्लास कि जब मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ेगी, मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा। क्यों प्राइस बढ़ेगा? क्योंकि मार्केट में जब मनी सप्लाई बढ़ती है तो प्राइसेस बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ने से मनी की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। परचेजिंग पावर आपकी बढ़ जाती है, और जब परचेजिंग पावर बढ़ती है तो नो डाउट कि प्राइसेस बढ़ते हैं, लेकिन रियल आउटपुट चेंज नहीं होता है। तो बेसिकली ये इन्फ्लेशन को डिसाइड करता है कि मार्केट में रिसेशन होगा कि इन्फ्लेशन होगा, डिपेंड करेगा मनी की सप्लाई पर और ये आउटपुट पर और वहां के प्राइसेस पर। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन फर्स्ट सही हो रहा है। डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। According to the quantity theory of money, increase the money supply will lead to what? क्या होगा लीड? तो बताएगा आंसर क्लास। इसका सही आंसर क्या है आपको बता चुका हूं कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बेसिकली शॉर्ट रन थ्योरी नहीं है क्लास। ये कौन सी क्लासिकल है? कौन सी थ्योरी है? क्लासिकल। क्लासिकल में कौन कौन आता था पता होना चाहिए आपको। फिशर, इसके बाद लोग कैम्ब्रिज वगैरह लोग आए थे, इसके बाद फिर से फिशर जो है फ्रीडमैन आए थे। तो उन लोगों ने कहा था कि इंक्रीज द मनी सप्लाई। अगर मार्केट मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो क्या होगा? शॉर्ट रन में तो आउटपुट कैन नॉट चेंज हो सकता है, बट इन्फ्लेशन ही होगा। यानी कि कहने का मतलब क्लास आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं। आपको बताए थे पहले कि मार्केट में ये क्लास एग्रीगेट सप्लाई है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स का आपने पढ़ा होगा शॉर्ट रन में, और ये मार्केट में एग्रीगेट डिमांड। तो बेसिकली यहाँ पर प्राइस होता है, ठीक है। और आपने एक चीज पढ़ा था क्लासिकल में कि LM कर्व जो है वर्टिकल हो जाता है क्लासिकल केस में, और इसको हम
IS कर्व बोलते हैं, जहां पर इंटरेस्ट रेट होता है क्लास। तो बेसिकली कहना ये चाहता है कि मार्केट में आउटपुट शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं होता क्लास, चेंज नहीं होता है। तो क्या होता है कि अगर मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ेगी, मनी की सप्लाई बढ़ेगी, तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा क्लास, इंटरेस्ट रेट घट जाएगा। ठीक है, अच्छा एम्प्लॉयमेंट वगैरह सब कुछ बढ़ेगा मान के चलो, लेकिन मार्केट में इतना जल्दी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, इतना जल्दी मार्केट में प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, इतना जल्दी रियल एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है। तो क्या होगा कि मार्केट में जो है IS कर्व भी क्या होगा, ये मार्केट में अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कम हो जाएगा, और इंटरेस्ट रेट करते हुए IS कर्व भी राइट हैंड शिफ्ट होता है। तो इसकी कई इम्पैक्ट आते हैं। LM कर्व वर्टिकल है, ध्यान समझना, ये LM कर्व वर्टिकल है, और IS कर्व जहां ऊपर की तरफ चला जाएगा। क्यों चला जाएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम होते ही इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, IS राइट हैंड जाता है। तो बहुत डेप्थ की, तो इसमें क्या होगा कि लॉन्ग रन में क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, सिर्फ प्राइसेस बढ़ेगा। तो यानी कि लॉन्ग रन में मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ने से, मनी सप्लाई इंक्रीज होने से इंटरेस्ट रेट फॉल होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, IS राइट हैंड जाएगा, GDP थोड़ा सा बढ़ेगा लेकिन जितना बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ेगा। लॉन्ग रन में जाकर के शॉर्ट रन में क्या होगा, शॉर्ट रन में थोड़ा सा बढ़ेगा GDP, शॉर्ट रन में थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन लॉन्ग रन में जाकर के स्टेगनेस आ जाता है, तो इस करके लॉन्ग रन में हो जाएगा। तो बुरी सप्लाई क्या लीड करेगी, ये लीड करेगी क्लास। बाकी आंसर्स कितना भी क्वेश्चन पढ़ेंगे जो ऑप्शन है उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इन ऑर्डर टू द एडजस्ट द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला शुड बी यूज्ड। आप बताइए कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है क्लास कि अगर आपको रियल निकालना है तो क्या करेंगे, इन्फ्लेशन को माइनस कर देते हैं। तो रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर यहां पर हम इन्फ्लेशन को I से डिनोट किया गया है, ये रियल है, तो नॉमिनल सॉरी क्या है ये, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन विच इज द फॉलोइंग। इसका आंसर में क्लास ये हो गया कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू जो रियल इंटरेस्ट रेट होता है उसमें से हम इन्फ्लेशन को माइनस कर देते हैं, तो हमारा नॉमिनल, ठीक है। या इसका हम इंडिकेटर गलत पा रहे हैं, मतलब इसको हम रियल या नॉमिनल कह सकते हैं। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है जहां पर हम रियल इन्फ्लेशन माइनस कर देते हैं, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग द रियल इंटरेस्ट रेट। इसका आंसर बताइए क्लास। रियल इंटरेस्ट रेट क्या होगा, रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है आप समझते होंगे, मैं आपको समझा देना चाहता हूं। मान लो क्लास थोड़ा समझिए कि अगर मैंने आपको 100 रुपीज आपको लैंड बारू किया, आपने मुझसे 100 रुपीज बारू किया, कितने परसेंट पर, 10%। तो आफ्टर सम टाइम आप मुझे कितना पेमेंट करेंगे, रीपेमेंट 110 रुपए पे करेंगे। मुझे 110 रुपए मिला, ये कौन सा इंटरेस्ट हो गया, ये हो गया हमारा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हो गया। क्या हो गया, नॉमिनल, ठीक है। लेकिन मार्केट में अगर इन्फ्लेशन 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई, यानी कि महंगाई 20% बढ़ गई, तो इसका मतलब हुआ है कि जो चीज हम 100 रुपए में खरीद सकते थे पहले, अब वो कितने की मिलेगी, 120 की मिलेगी। तो रियल में मार्केट में इन्फ्लेशन कितना हुआ, 20% हुआ है, हमें मिल कितना रहा है, 10 रुपए मिल रहा है। तो यानी कि हमारा क्या, हमें कितना मिला रियल में, यानी कि हमें जो रियल इन्फ्लेशन, रियल इंटरेस्ट रेट कितना मिला, नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन। ओके, तो नॉमिनल कितना मिल रहा है हमें, नॉमिनल कितना हुआ हमारा क्लास, अगर टोटल मिल जाएगा तो नॉमिनल हमें 10 रुपए मिल रहा है, और इन्फ्लेशन कितना है 20 है, यानी कि हमारा माइनस में जा रहा है। यानी कि नॉमिनल जो हमें इंटरेस्ट रेट मिला टोटल मिला करके उसमें से हम इन्फ्लेशन को माइनस कर देते हैं तो हमारा रियल निकलता है, ठीक है। तो रियल इंटरेस्ट रेट ये था। लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है कि रियल इंटरेस्ट रेट आर डिटरमाइंड बाय द मनी मार्केट। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि मनी मार्केट में ही डिटरमाइन होता है इंटरेस्ट रेट रियल, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन करेक्ट करके मिलता है। रियल इंटरेस्ट रेट हैव ऑलरेडी बीन एडजस्ट टू द इन्फ्लेशन, यस या नो, यस ऑफ कोर्स। रियल इंटरेस्ट रेट में क्या होता है, इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाता है, जो आपको बताया कि रियल में से क्या होगा, नॉमिनल हम माइनस कर देते इन्फ्लेशन को।
तीसरा क्वेश्चन, कैन वी यूज द डिटरमिनेशन ऑफ देम? नो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज डोंट एडवाइज टू रियल इंटरेस्ट बट नॉमिनल इंटरेस्ट? नहीं, वो कभी भी नहीं कहेगा जो आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहां से आप लोन देते हैं कि भैया आप रियल देखिए, कभी भी वो तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ही देखता है। क्लियर है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बेटा जी। अब तो आप निकाल लेंगे। बैंक चार्ज करता है इंटरेस्ट रेट 10% लोन पे और मार्केट में इंक्रीज हो जाता है भाई 20%। तो बताइए आपको कितने बन गया? रियल इंटरेस्ट रेट कितना मिला क्लास आपको? अरे भाई आपको बताया कि रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन कितना हुआ? 2%। नॉमिनल कितना मिला आपको? 10%। कितना मिलेगा? 8%। ओके, आप समझ में आ गया? ये जो सारे 3-4 क्वेश्चन आपको बताए क्लास, ये वाला क्वेश्चन भी इसको आप उल्टा लिख दिया था शायद, ठीक है, इसको आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, रियल माइनस नॉमिनल, ये हो गया। इसी से मैंने रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन बनाया था, इसी से रिलेटेड ये तीसरा क्वेश्चन बना था आपका, ठीक है। 55 नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हाइपर इन्फ्लेशन? भाई सबको पता है कि हाइपर इन्फ्लेशन क्या होती है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। डबल तिबल ना हो करके 50% बढ़ जाए उसको हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन में एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन होती है जहां पर कि देखो ऐसा बढ़ता, लेकिन एक सीधे बात, अब इसमें क्या होगा कि सिर्फ प्राइसेस बढ़ते जाते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, तो वो हाइपर इन्फ्लेशन हो जाती है। इफ द कंट्री हैज मनी सप्लाई $20 मिलियन, बताओ बेटा जी मनी सप्लाई कितना है? $20 मिलियन। एम बी बराबर पी टी, चलो मनी सप्लाई कितना है? $20 मिलियन है। एंड रियल जीडीपी कितना है यहाँ पर बेटा जी? कितना है? 100 है। क्या है? रियल जीडीपी क्या है? 100 है। तो आपको वेलोसिटी फाइंड करना है, तो वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। अरे 5 आएगा भाई, सीधी सी बात है। ओके 5 ही आ गया। इक्वल टू होता है पीटी अपान एम, तो 100 है अपान 20 इक्वल टू 5। मतलब कि अगर 100 बिलियन डाला है मार्केट में तो 20 बिलियन मार्केट में डाला तो 1000 बिलियन कब हो जाएगा मार्केट मनी सप्लाई? क्योंकि वेलोसिटी कितनी होगी? जब 5 टाइम होगी। तो इसके लिए यस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द वेलोसिटी ऑफ मनी इज रेशियो ऑफ दिस ऑफ व्हाट क्वांटिटी? किसका क्वांटिटी है भाई? बताइए, बता सकते हैं आप? अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया, बताओ भाई। नॉमिनल जीडीपी का मेजर बाय द मनी सप्लाई। ओके, कैसे ना आते हैं? वेलोसिटी ऑफ मनी इज रेशियो इज क्वांटिटी नॉमिनल जीडीपी, ओके, मार्केट में, यानी कि एम बी बराबर पी टी। तो पी टी क्या है? ये गुड्स एंड क्वांटिटी है, और पी क्या है? प्राइस है। जो किस प्राइस को अगर किसी की जो प्रोडक्शन उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेगा? करंट प्राइस करंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकलेगा क्या? निकलेगा क्या? निकलेगा नॉमिनल जीडीपी। क्या निकलेगा क्लास? नॉमिनल जीडीपी। ओके, नॉमिनल जीडीपी जो निकलता है और उसको जब हम पूरी मनी सप्लाई से मनी सप्लेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमें वेलोसिटी मिल जाती है। तो आंसर 58 सही हुआ। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इम्पैक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मनी एक्सपेक्ट, बताओ मनी सप्लाई। देखो ऑल ऑफ द फॉलोइंग इम्पैक्ट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मनी, मनी की वेलोसिटी सर्कुलेशन का असर पड़ेगा किसी को छोड़ करके, बताइए किस पे हो भाई? हाउ मेनी गोस, हाउ मेनी ईयर करेंटली वाज प्रिंटेड, ठीक है, हाउ मेनी ईयर्स। ये देखो मनी सप्लाई ये होता है कि भाई कितनी मार्केट में मनी को प्रिंट की, कितना समय पर निकली, कितना सरप्लस हो रहा है। नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितने हैं? अगर नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ज्यादा होंगे तो ज्यादा ज्यादा लेन ट्रांजेक्शन होगा। फिर अगर एटीएम मशीन कितना लगा हुआ, तो मतलब यहाँ पर ज्यादा लोन निकालेंगे, ज्यादा परचेजिंग पावर, मतलब क्या होगा कि लेन देन ज्यादा करेंगे। इकोनॉमिक वेरिएबल भी होते हैं क्लास, कि मार्केट में मतलब महंगाई बढ़ गई या इन्फ्लेशन हो गया या कुछ और हो गया इसकी वजह से। तो बेसिकली जो वेलोसिटी का जो इम्पैक्ट होता है वो रियल इंटरेस्ट रेट पर नहीं होता है या इकोनॉमिक इम्पैक्ट पर नहीं होता है, किस पर होता है? तो बेसिकली इसका जो सही आंसर क्या है बताइए? भैया इससे कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है या इससे मतलब नहीं। देखो बेटा जी मैं बता रहा हूं, मनी का जो सप्लाई है
वेलोसिटी है किस पे डिपेंड करती है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो रहा होगा तो लोग लेन देन कम करेंगे, बैंक में ज्यादा पैसा रखेंगे तो मनी सर्कुलेशन कम हो जाएगा। ठीक है, अगर एटीएम मशीन ज्यादा है तो मतलब लेन देन ज्यादा करेंगे। तो कुल मिला के इकोनॉमिक वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ये बाकी सब चीजें पर बैठे। ठीक है, तो आपका सही आंसर डी है क्लास यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आपको मनी का सर्कुलेशन कितना होगा इन बातों पे डिपेंड करता है कि कितने इंस्टीट्यूशन है, कितना करेंसी कितना प्रिंट हुआ है, कितने मात्रा में जो है एटीएम मशीन वगैरह हैं, इन सब पर डिपेंड करता है क्वेश्चंस। Which of the following statement falls for the monetary tools of RBI? Monetary tool of RBI, about the monetary tools of RBI reserve, बताइए क्लास। कि it does include change tariff and import quota? बिल्कुल नहीं है बेटा जी। टैरिफ और इंपोर्ट कोटा होता है किसमें होता है, कोई बताएगा? अरे भाई ये फिजिकल पॉलिसी का पार्ट होता है। कितना? फिजिकल पॉलिसी का पार्ट होता है, बाकी तो सही है, बताने की जरूरत नहीं है भाई। रिजर्व रेशो होता है, सिक्योरिटीज होती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी है, और ESLR भी है, और बैंक रेट भी है। ठीक है, ये तो सारा होता है, ये आपका फिजिकल पॉलिसी का पार्ट है। बताइए, What happened if the RBI reserve sell the large amount of government security in open market में? अगर ओपन मार्केट में RBI ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी को सेल करेगी, तो जब वो सेल करेगी तो मार्केट से पैसा क्या होगा बेटा? मान लीजिए ओपन मार्केट ऑपरेशन में RBI सिक्योरिटी को कोई सेल करेगी, जब वो बेटा जी सेल्स करेगी तो इस केस में लोग जो कमर्शियल बैंक हैं वो क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो कमर्शियल बैंकों से पैसा किसके पास जाएगा? कमर्शियल बैंकों से पैसा RBI के पास चला जाएगा। तो RBI के पास पैसा जाएगा तो इनके पास जो कमर्शियल बैंक हैं यानी कि SBI वगैरह हैं, इनके पास मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आगे ये लोन्स क्या करेंगे, कम प्रोवाइड करेंगे। लोन कम बनेंगे तो मार्केट मनी का सर्कुलेशन कम होगा। तो इसका जो सही आंसर मिल रहा है क्लास, वो क्या मिल रहा है आप देख सकते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ लोन इज बैंकिंग सिस्टम विल बी डिक्रीज, टोटल अमाउंट ऑफ लोन बैंकिंग सेक्टर विल बी इंक्रीज। बताइए आंसर क्या आएगा? नहीं हो सकता है, इंक्रीज तो हो ही नहीं सकता है। इंटरेस्ट रेट विल बी डिक्रीज, नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भाई मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो RAT इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन विल बी ए। क्लियर है? 61 का ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिजर्व रिक्वायर? क्या है बेटा जी? तो रिजर्व रिक्वायर क्या होती बताएंगे? रिजर्व रिक्वायर वही होती है जो जितना बैंक डिपॉजिट करते हैं आप बैंक में, उसका एक सर्टेन अमाउंट जो है RBI के पास रखना पड़ता, और एक सर्टेन अमाउंट जो है अपने पास बैंकों को रखना पड़ता है। तो इस केस में जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आंसर द पोर्शन ऑफ कस्टमर डिपॉजिट बैंक इज रिक्वायर्ड टू होल्ड रिजर्व, ये भी सही है। द पोर्शन ऑफ बैंक डिपॉजिट दैट मस्ट बी लोन्ड आउट, ये भी गलत है। द बैंक रेशियो गुड लोन्स बैड लोन्स, ये भी गलत है। पोर्शन ऑफ कस्टमर डिपॉजिट बैंक रिक्वायर्ड टू द रिजर्व फॉर द पेइंग टैक्स, ये भी गलत है। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन आपका सही हो गया, क्योंकि हर बैंक के पास जब डिपॉजिट करते हैं तो बैंक को एक रिक्वायरमेंट जो कि RBI डिसाइड करता है कि हर बैंक को कितना ESLR रखना है, 10% चल रहा है या 5% चल रहा है, वो डिपेंड करता है बैंक RBI की पॉलिसी पे, और रखना पड़ेगा। और कुछ पैसा जो है CRR जो है बैंक के पास रखना पड़ेगा RBI के पास। तो ESLR और CRR दोनों को मिला करके, और एक और होता है जिसे हम ER बोलते हैं, एक्सेस रिजर्व, इन पूरे को बोला जाता है रिजर्व। ओके, क्यों बोला जाता है रिजर्व? इन द फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम, हाउ डज द डिक्रीज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट अफेक्ट द मनी सप्लाई? सीधी सी बात भैया बताएं आपको, बताओ कि अगर रिजर्व बैंकिंग सिस्टम होता है, हाउ डज द डिक्रीज द रिजर्व रिक्वायरमेंट अफेक्ट द मनी सप्लाई? तो एक आपको फार्मूला पढ़ाए थे क्लास कि मनी सप्लाई इज इक्वल टू होता है 1 + CD अपॉन CD + ED + RD और इनटू मॉनेटरी बेस यानी कि हाई पावर्ड मनी। तो मनी सप्लाई किस पे डिपेंड करती है? मनी सप्लाई बढ़ेगी कब? जब हाई पावर्ड बढ़ेगी तब। अच्छा,
अगर ये इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। अब मनी, इसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर किस पर निर्भर करता है? रिजर्व रिक्वायर पे। जब आप रिजर्व रिक्वायर, ये एक तरह से डिपॉजिट रेशो है, ये रिजर्व रिक्वायर रेशो है। अगर रिजर्व रिक्वायर रेशो बढ़ जाएगा, अगर रिजर्व रिक्वायर रेशो बढ़ जाएगा तो मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब मल्टीप्लायर कम हो जाएगा तो मल्टीप्लायर और हाई पावर्ड मनी को मल्टीप्लाई करोगे तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और मल्टीप्लायर अगर बढ़ जाएगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो मल्टीप्लायर किस पे डिपेंड करता है? CR SLR पे। अब आंसर देख लीजिए क्लास, इसका सही आंसर क्या निकल रहा है? इसका आंसर निकल रहा है कि इन इंक्रीज द मॉनेटरी मनी मल्टीप्लायर और मनी सप्लाई क्या होगा? अगर डिक्रीज कर दो रिजर्व को, रिजर्व रिक्वायर डिक्रीज करोगे, जब इसको रिजर्व रिक्वायर को डिक्रीज करेंगे तो मनी मल्टीप्लायर क्या होगा? ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगर कमर्शियल बैंकों को बोला कि जो तुम्हारे पास डिपॉजिट होता है उसका एक मिनिमम अमाउंट हमारे पास रखे तो बैंकों के पास लोन देने के लिए अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, तो मनी मल्टीप्लायर ज्यादा होगा, तो मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा होगी तो लोन ज्यादा होगा। तो आपका फर्स्ट ही आंसर मिल गया। ठीक है, क्योंकि ये सारे आंसर तो फेल हो गए। ठीक है, क्योंकि मनी सप्लाई इंक्रीज होगी मार्केट में। ठीक है, यानी कि मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज हो जाएगा, मनी सप्लाई क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, क्लियर है? ओके। विच आर द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब द डिस्काउंट रेट। बताओ भैया डिस्काउंट रेट क्या होता है? हमने अगला से बताओ डिस्काउंट रेट क्या होते हैं। तो डिस्काउंट रेट बेसिकली वो रेट होता है जिस पर आरबीआई जो डायरेक्टली आरबीआई से बारो करते हैं मेंबर। तो वो मेंबर कौन कौन से होते हैं? इंटरेस्ट रेट मेंबर बैंक कौन होते हैं? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जो बारो करते हैं, जिस रेट पे बारो करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम आरबीआई से, वो क्या होता है? डिस्काउंट रेट। और इसी को आप बोलेंगे बैंक रेट। क्लास कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, डिस्काउंट इंटरेस्ट रेट चार्ज बैंक न गलत है, इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय शॉर्ट टर्म ये भी गलत है, ओवरनाइट ये भी गलत है, तो ये गलत है। तो मतलब आंसर आपका सही ये हो गया। वाई डू बैंक चूज द बारो डायरेक्टली फ्रॉम आरबीआई? क्यों लेता है भाई? सिर्फ देखो वो सरकार से पैसा ले सकता है, किसी और से ले सकता है, लेकिन आरबीआई से पैसा क्यों लेता है? क्योंकि एक तो आरबीआई हेड है, ठीक है, और दूसरी बात की आरबीआई ही सारी बैंकों को डायरेक्टली लोन प्रोवाइड कर सकता है, सब कुछ करता है। तो बेसिकली इसका आंसर सीधा सीधा है, बताने की जरूरत नहीं है। क्या है? नीड एडिशनल रिजर्व एंड कैन नॉट बारो फ्रॉम द अदर बैंक। अगर उसको और जरूरत पड़ेगी तो किसी और बैंक से नहीं ले सकता है रिजर्व। ठीक है, तो उसको रिजर्व रखना पड़ता है आरबीआई के पास, और उस रिजर्व के बेस पे उसको लोन ही मिल जाता है। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट? बताएंगे बेटा फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? पहले आपको बता दूं कि फाइनेंशियल मार्केट जो होती है उसको 2 पार्ट्स में बांटते हैं क्लास। किसको बांटते हैं? 2 पार्ट्स में। एक होता है क्लास मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। तो मनी मार्केट को कंट्रोल कौन करता है क्लास? आरबीआई करता है। और कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करता है? सेबी करता है। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट सेबी। अच्छा, यहां पर क्या होता है? यहां पर कॉल मार्केट होता है, बहुत सारा कुछ होता है। तो यहां पर इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट अलग हैं, और कैपिटल मार्केट में स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, डिबेंचर, डेब्ट मार्केट, कैपिटल मार्केट, इक्विटी मार्केट, ठीक है, बॉन्ड्स, यहाँ सब सेल परचेज होता है। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट अलग होते हैं कैपिटल मार्केट में, जो किस, और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट अलग होते हैं मनी मार्केट में, जिसको आरबीआई। तो इसका मतलब आपको आंसर मिल रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर क्या है क्लास? 66 का भाई बी मिला ना? ओके, ये है, ये गलत है, ये गलत है। अगला, विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग ऑफ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज? पढ़ा होगा आपने। सेबी का काम क्या होता है भाई? आपको थोड़ी देर पहले बताए। तो बेसिकली सेबी का जो मेन फंक्शन होता है वो यही होता है कि सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट तो करता ही बेटा, सही है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। जो भी इन्वेस्टर बनते हैं, अगर उनका कुछ लॉस होता है उनको वो प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि जैसे अगर
आप बैंक के कस्टमर है, अगर आपको हो जाता बैंक क्राइसिस में चल जाता तो आरबीआई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। वैसे अगर इन्वेस्टर के साथ कोई धोखाधड़ी होती है, कुछ होता है, तो क्या करेगा वो, सेबी कंट्रोल करता है उसका। क्योंकि इसलिए सेबी में जितने भी ब्रोकर होते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में काम करने वाले होते हैं, सारी कंपनियां होती हैं, उनको रजिस्टर कराना पड़ता है। प्रमोट द इंडिविजुअल बैंकिंग्स, ठीक है, बिजनेस नहीं, इंडिविजुअल नहीं बात करता है। प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ मार्केट को डेवलपमेंट करने का काम जो है सेबी का होता है। तो आपका जो आंसर है क्लास वो सी गलत है और बाकी सब आंसर सही है। तो सेबी का जो मेन फंक्शन होता है, जैसे आरबीआई का फंक्शन है वैसे सेबी के फंक्शन है। सेबी कैपिटल मार्केट को फंक्शन करता है और एसबीआई आरबीआई जो है कैपिटल मार्केट को फंक्शन करता है, सॉरी मनी मार्केट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज मनी मार्केट्स डेब्ट एंड स्टॉक मार्केट आर ट्रेडेड एट द मैच्योरिटी पीरियड एंड इज नोन एज, क्या कहा जाता है। हालांकि मैंने इसको मार्केट से क्वेश्चन उठा लिए हैं क्योंकि मैं आजकल मनी बैंकिंग पढ़ा रहा हूं, तो इस करके थोड़ा सा क्वेश्चन डेप्थ में हो गया क्लास। इसका आंसर क्या ही होगा, इसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट। सीधी बात है, जान लीजिए कि मनी मार्केट वेयर डेब्ट एंड स्टॉक मार्केट ट्रेडेड एंड मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर। आपको पता है कि जहां पर लॉन्ग टर्म के लिए लेन देन होता है वो क्या होता है, मनी मार्केट होता है। और जहां लेस देन 1 ईयर के लिए होता है वहां पर 365 डे से लेस होता है, वहां पर क्या हो जाएगा, वो मनी मार्केट हो जाएगा। ओके, जैसे ट्रेजरी सुना होगा, एडहॉक ट्रेजरी सुना होगा, आपने डिबेंचर सुना होगा, तो ये सब लॉन्ग टर्म के लिए होता है। कमर्शियल पेपर सुना होगा, ये सब लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। सेबी आज कब बनी थी बेटा, बता सकते हैं इसको, सबको पता है, बताइए। अरे भाई 1988 में आई थी सेबी। विच इज द फॉलोइंग फॉल्स रिगार्डिंग द डिस्काउंट रेट, यानी कि बताइए कौन सा गलत है, बैंक रेट के बारे में कौन सा गलत है। तो अगर अच्छा, इट इज द रेट विच बैंक चार्ज टू अदर बैंक व्हेन दे नीड मोर रिजर्व, गलत है, ये सही है, पहला ही गलत हो गया क्योंकि ये तो है नहीं, ये तो आरबीआई के फंक्शन होता है। तो ठीक है, इसका मतलब बाकी सब सही है। इट इज रेट ऑफ चेंज द लोन्स, यस बाय आरबीआई, ठीक है, यहाँ पर आरबीआई कर लीजिए। ये मॉनेटरी पॉलिसी का टूल भी है ये ऑफ कोर्स, क्योंकि आरबीआई का काम क्या है, बैंक रेट को चेंज करना, और बैंक रेट को चेंज करता है तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट हो गया। और ये पावरफुल है, ओपन मार्केट से कम पावरफुल है लेकिन है। सबसे पहले हम अभी ओपन मार्केट, अगर मनी आरबीआई को अगर अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल करना है इस टाइम, तो क्या करता है, ओपन मार्केट में ज्यादा यूज कर रहा है सेल परचेज का, लेकिन यही कुछ समय पहले तक वो बैंक रेट को, डिस्काउंट रेट को ज्यादातर यूज करता था। अभी आपने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के बारे में सुना होगा, ठीक है, ये ज्यादातर चल रहा है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एलएएफ सुना होगा, इसको आप समझना क्या होता है, अच्छे तरह से पढ़ना। रिजर्व बैंक कैन टू राइज द लोअर रेट, ये भी गलत हो गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब है क्लास कि इसका जो सही आंसर है ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है। सही गलत क्या है, गलत ये है। तो हम पूछा जा रहा है कि फॉल्स कौन सा है, यानी कि डिस्काउंट रेट के बारे में सारी बातें जान लीजिए। और ये गलत है क्योंकि ये आरबीआई से उधार लेता है, ठीक है, बैंकों के साथ रजिस्टर नहीं करता। तो क्लास ये थे आपके 70 क्वेश्चंस। आज के लिए इतना।